Assalamu alaikum dear students. I am Sayyid Naveed Fareed from Learners House School कोटद्दू। आज हम पढ़ेंगे मुताला पाकिस्तान। तो मुताला पाकिस्तान शुरू करने से पहले पैगाम है जो स्कूल की तरफ से है, इंतज़ामिया की तरफ से है कि आप लोगों के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है वीडियो लेक्चर्स का। तो आप लोग जो है इस पर फोकस करें। आपके पास टाइम है, आप लोग इसको बार बार रिव्यू कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। तो आप उम्मीद है आप लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे इससे, और ये आपकी बेहतरी के लिए, आपके तालीमी मुस्तक़बिल के लिए ये स्टेप लिया गया है लर्नर्स हाउस स्कूल की तरफ से। तो उम्मीद है आप लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मुल्क के अंदर जो है जो सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो इसके लिए आपके पास जो है वो पैगाम है कि एहतियात करें अपने लिए, अपनों के लिए, कौम के लिए। आप लोग एहतियात करें, एहतियात जितने भी SOPs हैं उस पर जो है आप अमल दरामद करें, ताकि आप लोग जो है अपने आप को महफूज रखें। आप महफूज तो आपकी फैमिली महफूज, और इसी तरह जो है ये हमारे आपके लिए फ़ायदा है, आपके अपनों के लिए, और हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा है कि हम जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी। एहतियात अपनी जगह, लेकिन इस अमल के दौरान हमने पढ़ना है। हमारे पास मौका है कि अब हम इसी माहौल में हम घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप घर में बैठकर इजी माहौल में जो है वो आप ये सब कुछ सीख रहे हैं। तो इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन बात यह है कि फ़ायदा उठाया जाए। तालीम नहीं रुकनी चाहिए, तालीम का अमल नहीं रुकना चाहिए। जब हम तालीम की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में से वो कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने सीखना नहीं सीखा, उन्होंने वो रुके नहीं। तो वही कौमें आगे बढ़ गई और उन्होंने तारीख में अपना नाम पैदा किया। तो इस हवाले से हमारा पैगाम है कि रुकना नहीं, बढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ने का अमल, सीखने का अमल जो है ये वो अमल है जो हमें आगे से आगे लेके जाता है। इस्लाम ने भी हमें यही पैगाम दिया कि माँ की गोद से जो है वो कब तक जो है वो इल्म हासिल करना चाहिए। अब हम इल्म हासिल करेंगे, उससे जो है आगे बढ़ने के हमारे चांसेस हैं। तो अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ, मुताला पाकिस्तान 9th क्लास। आपके लिए ये है कि सबसे पहले तो ये कि आपकी बुक तब्दील हो चुकी है। वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर रखा था उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे बात यह है कि ये जो चीज जो तब्दीली की गई है बुक के अंदर, ये बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां की गई हैं। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो कि हमें तो सारी बुक जो है अगेन पढ़नी पड़ेगी। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए तालिब इल्म हैं, उनके लिए तो वैसे वो शुरू से ही न्यू बुक ही स्टार्ट करेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2021 में जाके एग्जाम देने हैं, उनके लिए यह है कि वो इसी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे। ये जो बुक चेंज हुई है आप इसी के अकॉर्डिंग देंगे, और इसके अंदर जो तब्दीलियां की गई है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं हैं, अब बुक को टू द पॉइंट कर दिया गया है। बहुत सारी नई चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो कि हिस्ट्री के हवाले से बहुत मुफीद हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी बात यह है वो ये कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो आप 9th 10th में पढ़ने के बाद जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं मुताला पाकिस्तान, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो 9th 10th में नहीं थे, लेकिन अब 9th 10th की बुक में उन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। इससे ये है कि आपके पास जो बेसिक नॉलेज होगा वो आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड या आपको मिल जाएगा। तो आप जब सेकेंड ईयर में मुताला पाकिस्तान पढ़ते हैं उस वक्त आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा। इसमें कुछ चीज़ें नई इंक्लूड की गई हैं, कुछ चीज़ें वही पुरानी हैं। बहरहाल जब भी ये बुक आप अवेलेबल हो आप लोग मार्केट से ज़रूर परचेज करेंगे, क्योंकि पुरानी बुक से गुजारा नहीं होगा, न्यू बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और पाकिस्तान की नज़रियाती असास के हवाले से यहाँ पर हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि सबसे पहले हम कि नज़रिया किसे कहते हैं, नज़रिए के माखज़ क्या है, नज़रिया किन चीज़ों से मिलकर बनता है, नज़रिए की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम है, फिर नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर हैं कि किन चीज़ों से मिलकर
नजरिया पाकिस्तान बना, वो कौन सी चीजें हैं जो नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद बनी। इसके बाद हम बात करेंगे दो कौमी नजरिए की, टू नेशन थ्योरी क्या है और वो किस तरह जो है उसका आगाज हुआ, उसका इर्तिका कैसे हुआ, किस तरह जो है वो वजूद में आया। इसके बाद हम क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में दो कौमी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की नजरियाती असास। जो ओल्ड बुक थी उसके अंदर जो डिटेल है, उसके अंदर एक शुरू में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था। यहाँ पर उस पैराग्राफ को न्यू बुक के अंदर शॉर्ट करके जस्ट टू लाइंस जो उसको टू द पॉइंट कर दिया गया। तो अब हम देखेंगे कि उस न्यू बुक के अंदर क्या क्या डिटेल है। हमारा जो फर्स्ट पेज है, यहीं से हमारा फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन, जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या है? वो है नजरिए के माखज उसकी अहमियत वाज़ेह करें। ये हमारा एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बुक का फर्स्ट पेज से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो ये जहां तक होगा हम वहीं पर इसको एंड करेंगे। तो इसको समझने के लिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि बरे-सगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आजाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। पाकिस्तान का क़याम कब हुआ? 14 अगस्त 1947। कौन सी सेंचुरी थी, कौन सी सदी थी? 20वीं सदी। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आता है कि पाकिस्तान का क़याम किस सदी का वाक़या है, तो ये आपका आंसर होगा 20वीं सदी। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नजरिया कार फरमा था, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी, जो कि इसकी बुनियाद बनी। नजरिए के लिए अंग्रेजी में लफ्ज आइडियोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में हम इसको नजरिया कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। ये टू लाइंस हैं जो कि पहले एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इसके अंदर जो इसको बता दिया गया। तो ये इन शॉर्ट बता दिया गया। अब हम डिस्कस करते हैं नजरिया। नजरिया किसे कहते हैं? नजरिए का जो हमारे पास लफ्जी मानी है वो है सोच या मकसद। क्या है? सोच या मकसद, यह है इसका लफ्जी मानी। और आगे हम इसका इस्तिलाही मानी पढ़ेंगे, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वो सब की सब इन्हीं वर्ड्स पर बेस करती हैं। आपको इसकी बात जो एक्सप्लेन हो जाएगी, इस बात की वजाहत हो जाएगी कि किस तरह से नजरिया जो है सोच या मकसद होता है। इस्तिलाही मानों में इसकी जो डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर 4 डेफिनेशंस दी गई हैं और 5वीं जो डेफिनेशन है वो ओवरऑल डेफिनेशन है। वो जब भी आपसे पूछता है कि नजरिए की डेफिनेशन क्या है, वो उसका इनका मजमुआ है, आप वही डेफिनेशन राइट करेंगे। पहले आपको 4 शॉर्ट जो है डेफिनेशन दी गई हैं, इस्तिलाही मानों में इसका क्या मफहूम है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फिक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है, नजरिया कहलाता है। किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए, किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को अमल में लाने के लिए एक सोच होती है कि इसको कैसे किया जाएगा, ये काम कैसे मुमकिन होगा। वो सोच, वो फिक्र, उसको नजरिया कहा जाता है। सेकंड है किसी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नजरिया कहलाता है। यानी कि आपका जो एक ज़हन के अंदर एक स्केच बनता है, उसको हम फिक्री खाका कहते हैं उर्दू के अंदर। तो वो स्केच जो है वो आपका नजरिया होता है। इसके बाद है किसी खास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना, नजरिया कहलाता है। इससे पहले हमने 2 बातें की कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए, दूसरी बात हमने की जो है किसी मकसद के हुसूल के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए जो एक स्केच बनाया जाता है ज़हन के अंदर, जो प्लान बनाया जाता है, उसको फिक्री खाका कहते हैं। यहाँ पर जो तीसरी बात है, वो पहली 2 बातें आप कह सकते हैं वो इनफरादी नजरिए की थी कि एक शख्स का जाती नजरिया, वो खुद कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, किसी मकसद को हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो प्लानिंग करता है, जो मकसद होता है, जो स्केच ज़हन में बनाता है कि इस चीज को मैंने इस तरह से अचीव करना है, वो उसका नजरिया होता है। या जो तीसरी डेफिनेशन है, यहाँ पर हम बात करें इज्तिमाई सोच की। इज्तिमाई नजरिया कोई एक ऐसा एम जो बहुत सारे लोग मिलकर अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसको उस पर जब सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि ठीक है, ओके है, हम सब मिलकर जो है इस बात को कंप्लीट करेंगे, इस मकसद को कंप्लीट करेंगे, ये चीज हासिल करेंगे, तो इसको
जो है नजरिया कहलाता है। ये इज्तिमाई सोच यानी कि बहुत सारे लोगों का मिलकर एक पॉइंट पर मुत्तफिक होना। चौथा जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहद करे और इसके हुसूल की कोशिश पर आमादा करे नजरिया कहलाती है। कोई ऐसी बात जिस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं और सब वो मिलकर उसको हासिल करने की कोशिश में लग जाएं, ये चीज वो नजरिया कहलाएगी कि ये उन सब लोगों का नजरिया है, वो लोग इस पर मुत्तफिक हैं और वो लोग जो है इसको हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए वो बाकायदा कोशिश करें, अमल दरामद करें इस पर, तो ये नजरिया होगा। तो ये थी इस्तिलाही मानों में ये 4 डेफिनेशंस। अब जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाएगी नजरिए से क्या मुराद है, जो आप राइट करेंगे, ये ओल्ड बुक में भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम है, तो वो आप जो है इसको आप नोट कर लेंगे कि डेफिनेशन क्या है नजरिए की। नजरिया से मुराद ऐसा जाब्ता या प्रोग्राम है। जाब्ता किसे कहा जाता है? उसूल, कानून, इसको जाब्ता भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो। अब यहाँ पर बात है कि फलसफा और तफक्कुर का किसे कहा जाता है? फलसफा कहा जाता है किसी भी चीज की बुनियाद तलाश करना, कि एक चीज है उसकी बेस क्या है, उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये है फलसफा, इसको फलसफा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज यहाँ पर यूज हुआ है तफक्कुर। तफक्कुर फिक्र से लिया गया है, सोच से लिया गया है। तो इससे मुराद ये होता है कि किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों को देखना, उनको जांचना, उसके बाद उसका फैसला लेना। सोच विचार जिसको हम तफक्कुर भी कहते हैं, वो क्या होता है कि एक फैसला लिया गया, एक अमल किया गया, एक कानून बनाया गया है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, उसके मस्बत और मनफी पहलू दोनों देखकर कि उसके क्या असरात होंगे, तो उस चीज पर गौर फिक्र करने के बाद उस चीज को अपनाया गया हो, तो ये चीज जो है वो नजरिया है। और इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है कि वो इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती, तहजीब मसाइल के हल के लिए कोई लाहे अमल बनाया गया हो, कोई स्ट्रेटेजी दी गई हो, कोई प्लान दिया गया हो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंसान, जो भी इंसान जो है इस दुनिया में मौजूद है, वो मुख्तलिफ उसकी जो है जिंदगी के पहलू होते हैं, मुख्तलिफ चीजों से उसका जो है वो सामना करना पड़ता है। सियासत, सबसे पहले हम बात करें सियासत क्या है। सियासत ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर एक आला मकाम, एक पावर हासिल करना, ताकि उस मुआशरे को अपने मुताबिक चलाया जा सके। मुआशरती यानी कि हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे मुआशरती रस्म और रिवाज कहलाती हैं। और उसके अलावा तहजीब, तहजीब ये है कि हमारी जो है पॉजिटिव चीज़ें, वो अक़दार, वो कदरें, वो रवैये जो कि पॉजिटिव हों, तहजीब के मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो इनके लिए कोई ना कोई लाहे अमल बनाया गया, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान बनाया गया हो कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को लेकर चलना है। कोई भी ज़ाब्ता नजरिया उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर ये सारी खसूसियात ना हो कि वो आपको हर हवाले से रहनुमाई दे रहा हो, वो आपको सियासी, माशी, मजहबी और जो है तालीमी हवाले से उसके जो मकासद हैं वो वाज़े हों। इस सूरत में वो नज़रिए की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नज़रिए के माखज़, जो कि आपसे पूछा गया है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हमारा, कि नज़रिए के माखज़ उसकी अहमियत पर वाज़े करें। तो नज़रिए पर हमने बात कर ली कि नज़रिया क्या है, सोच या मकसद है, और उसकी फिर हमने डेफिनेशन और उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमने डिटेल में देख ली है। अब हम देखते हैं कि नज़रिए के माखज़ क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो एक नज़रिए को फॉर्म करती हैं, एक नज़रिए को बनाती हैं, तश्कील देती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, वैसे तो ज्यादा पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। और वो स्टूडेंट जो पहले इस बुक को पढ़ चुके हैं उनके लिए एक बात कि यहाँ पर एक तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है, वैसे बेसिकली 2 तब्दीलियां हैं कि इस बार इसके अंदर थोड़ी डिटेल ज्यादा दी गई है तारीखी हवाले से, कि तारीख के अंदर इस हवाले से क्या बातें थी। लेकिन अगर हम हेडिंग्स को देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं, तो उसमें एक तब्दीली है। हमारी जो ओल्ड बुक है उसके अंदर एक पॉइंट था मुश्तरका जुबान और रिहाइश, उसको तब्दील कर दिया गया है। उसकी जगह पर यहाँ पर हमारे पास आ गया है मुश्तरका तालीमी मकासद, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स
ये हमने इसको इंक्लूड कर नई बुक के अंदर इंक्लूड है, और यहाँ से वो मुश्तरका जुबान रिहाइश वाला जो पॉइंट है उसको स्किप कर दिया गया है। तो ये एक तब्दीली है। उसके अलावा जो अंदर डिटेल है, जो तफसीलात हैं, उसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले है मजहब। इंसान को जो नजरिया होता है वो उसके मजहब पर बेस करता है। इंसान का नजरिया उसके मजहब के ऊपर बेस करता है, उसकी बुनियाद उसके मजहब पर होती है। मजहब सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं होता, मजहब आपकी पूरी माशरती जिंदगी पर असरअंदाज होता है, पैदाइश से लेकर वफात तक। जो तमाम रसूमात अदा की जाती हैं, जो तमाम तरीक़ेकार होते हैं, वो जो है वो मजहब के ताबे ही होते हैं। हमने ओल्ड बुक में पढ़ा था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं वो अपने अपने मजहब के मुताबिक जो है उसको सरअंजाम देते हैं। मुसलमान जो है इस्लाम के मुताबिक, और जो है हिंदू है वो अपने मजहब के मुताबिक, जबकि ईसाई जो है वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी जो इबादत हैं, अपनी ज़िंदगी है, उसके मुताबिक गुजारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मजहब महज इबादत का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। आगे जो है यहाँ से हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है कि 19वीं सदी में बरसगीर पाक और हिंद के कई हिंदू तहरीकों, यहाँ पर एक तो बात है 19वीं सदी, उसके बाद पाक और हिंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह यह है कि पाक से मुराद पाकिस्तान और हिंद से मुराद हिंदुस्तान है, लेकिन उस वक्त तो सब लोग एक साथ ही थे, तो इसलिए यहाँ पर लफ्ज पाक और हिंद यूज किया गया है। कि बरसगीर पाक हिंद में कई हिंदू तहरीकों, मसलन आर्य समाज और ब्रह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया। ये वो तहरीकें थी जो हिंदुओं की तरफ से शुरू की गई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्य समाज। आर्य समाज जो है, इसका मकसद क्या था? हिंदुइज्म की इशाअत। क्या मकसद था इसका? हिंदुइज्म, यानी कि लोगों को हिंदू बनाना, हिंदुइज्म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना, हिंदुइज्म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना। ये इसके बेसिक मकासद थे। हिंदू तहरीक थी आर्य समाज, और उसका मकसद क्या था? एक हिंदुइज्म की इशाअत कि लोगों को हिंदू बनाया जाए, और दूसरा मुसलमानों को नीचा दिखाना कि मुसलमान जो है वो कम तर लोग हैं। आर्य समाज के जो बानी थे वो थे पंडित दयानंद सरस्वती। क्या नाम था उसका? पंडित दयानंद सरस्वती। ये नाम था उसका। और उसने एक तहरीक शुरू की, उस तहरीक का नाम था शुद्धि। शुद्धि के नाम से उसने एक तहरीक शुरू की, जिसका मकसद क्या था? कि गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू बनाना। वो तमाम लोग जो बरसगीर के अंदर रहते हैं, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं था, जो क्रिश्चियन थे, बुद्धिज्म के मानने वाले थे, उन सबको जबरदस्ती हिंदू बनाना, और इस का नाम था शुद्धि। शुद्धि तहरीक शुरू की गई कि इसके बारे में था पंडित दयानंद सरस्वती, और इसके मकासद पहले तो ये था हिंदुइज्म की इशाअत, और हिंदुइज्म की इशाअत कैसे? शुद्धि तहरीक के जरिए, कि जबरदस्ती लोगों को हिंदू बनाना। इसके अलावा एक और तहरीक शुरू की गई, वो थी ब्रह्मो समाज। इसके बानी का नाम था राजा राम मोहन राय। इसके बानी का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। ये इसके बानी का नाम था। ये चीजें आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं कि आर्य समाज का बानी कौन था, उसके मकासद क्या थे, शुद्धि तहरीक क्या थी। ऐसे ही जो है ब्रह्मो समाज, या ये कि कौन सी तहरीकें शुरू की गई, उसमें आप राइट करेंगे कि आर्य समाज और ब्रह्मो समाज, और इनके बानियों के नाम और उनके मकासद। यहाँ पर इसके बानी का नाम है राजा राम मोहन राय, और ये भी मुस्लिम दुश्मन था और मुसलमानों के खिलाफ तकारीर किया करता था। और ये जो शुरू हुई, उसके बाद 1939
37 से 39, 1937 से 1939 ये वो दौरानिया है जब कांग्रेस का दौर हुकूमत था। कांग्रेस को वजारतें मिली 11 से 7 सूबों में जो है कांग्रेस को वजारतें मिली। तो उन्होंने जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो उन्होंने स्टेप लिए, जो उन्होंने इक़दाम किए, इससे मुसलमानों को इस बात का अंदाजा हो गया कि जब ये इनको इक़्तिदार मिलेगा तो ये कितने बुरे हाकिम हो सकते हैं, ये किस तरह से मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, किस तरह मुसलमानों की जो है वो तहजीब, सकाफत, जुबान को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने इक़दाम उठाए। इससे वाज़ेह हो गया कि हिंदुओं के हुकूमत के अंदर रहना जो है वो आसान नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, मुश्तरका मजहब। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि मजहब जो है वो महज इबादत का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी पर जो है वो असरअंदाज होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि हिंदुओं की तहरीकों का जिक्र किया गया, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, उनके जो बानी थे, उनके जो मकासद थे, उन्होंने जो तहरीकें शुरू की, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मुश्तरका सियासी मकासद। मुश्तरका सियासी मकासद, मैंने आपको बताया कि सियासत से मुराद क्या होता है कि किसी मुआशरे के अंदर जो है मुआशरे के अंदर हुकूमत संभालना, उसका कंट्रोल संभालना और उसको अपने मुताबिक चलाना। तो मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की। दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वामों ने आज़ादी हासिल की, उसका मकसद क्या था, किस तरह से की, किस सियासत के जरिए उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, अपने आप को मनवाया और इस तरह से उन्होंने अपनी आज़ादी जो है हासिल की। 20वीं सदी में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने 20वीं सदी में आज़ादी हासिल की, और उसकी जो है वजह क्या थी, किस तरीकाकार क्या अपनाया गया, सियासत का। आगे हम इसके अंदर भी आगे हिस्ट्री की बात है कि अंग्रेजों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। इससे पहले बादशाहों का निजाम था हुआ। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बादशाह थे, किस तरह से सेटअप था। एक बादशाह होता है, उसके बाद उसका जानशीन जो है वो हुकूमत संभाल लेता था। लेकिन जब अंग्रेज बरसगीर के अंदर आए तो यहाँ जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी को लेकर आए। जमहूरियत किस चीज का नाम है, अब हम इसको डिटेल देख लेते हैं। शॉर्ट में मुख्तसर सी बात करूंगा कि जमहूरियत अक्सरियत की हुकूमत का नाम है, कि अक्सरियत जिस शख्स के साथ हो, जिस शख्स को मुंतखब कर ले, वो ही बादशाह बन जाता है, वही हुकूमत करता है। तो इस चीज का नाम जमहूरियत है। और जमहूरियत के अंदर जो है ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं और जो हुक्मरान है वो अवाम के सामने जवाबदेह भी होता है। तो ये है जमहूरियत। तो जब अंग्रेज आए बरसगीर के अंदर, तो बरसगीर के अंदर भी जमहूरियत का तस्वुर उभरा। लोगों ने कहा कि ठीक, उनको बताया गया कि जमहूरियत क्या होती है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के जरिए अमल में आना था। जमहूरियत में हुकूमत किस तरह से मुंतखब होती है, वोट के जरिए वोटिंग होती है, और जिस शख्स को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जो है इलेक्ट हो जाता है। आबादी के लिहाज से मुसलमान ने बरसगीर पाक हिंद में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में भी मुसलमान का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शोर दिया था, उसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। तशख़्ख़ुस लफ्ज़ यूज़ किया गया यहाँ पर, इसका मतलब होता है पहचान। मुसलमान की पहचान उभरने लगी। अब क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 1000 साल, तकरीबन 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आए, और वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि जब अंग्रेज आ गए तो जमहूरियत का निज़ाम था। तो जमहूरियत में क्या होता है कि जो ज़्यादा तादाद में हो, तो वहाँ पर मुसलमान तो कम तादाद में थे, ज़्यादा तादाद में हिंदू थे, हिंदू अक्सरियत में थे और मुसलमान अक़लियत में थे। तो इस हवाले से मुसलमानों को हुकूमत में भी उनकी तादाद की मुताबिक उनको हिस्सा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से अलग है। इसके बाद मुश्तरका तालीमी मकासद, ये वो पॉइंट है जो ओल्ड बुक के अंदर शामिल नहीं था, न्यू बुक के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है मुश्तरका ज़ुबान और रिहाइश की जगह पर। तो मुश्तरका तालीमी मकासद,
मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। तालीम आपको शऊर देती है, तालीम आपको बताती है कि आप कौन हैं, आपका एम इन लाइफ क्या है, आपको दुनिया में किस लिए भेजा गया है। तो ये हर मजहब के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो जब तालीम का मेयार एक जैसा होगा, तालीमी मकासद एक जैसे होंगे, तो ही जो है वो कौम अपने मकासद को हासिल कर सकती है। तो आगे जो है फिर अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड बात है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्जे के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ कराया जिसमें अंग्रेजी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इससे पहले यहाँ बरसगीर के अंदर निज़ाम तालीम मुसलमानों के यहाँ स्पेशली वो अरबी, फारसी या उर्दू में ही हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने निज़ाम तालीम को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया कि तालीम जो है अब अंग्रेजी में ही हासिल की जाएगी। तो नज़्र इस्लाम की बुनियाद पर मुस्लिम उलमा ने अंग्रेजी ज़ुबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम में तालीम को रद्द कर दिया। तो मुस्लिम उलमाए किराम ने इस चीज़ को रद्द कर दिया। वो इस बात पर इसरार कर रहे थे कि निज़ाम तालीम जो कि हमारा अरबी, फारसी और उर्दू है, हमारी जो अपनी ज़ुबानें हैं, हम उनसे ही जो है वही ज़रिया तालीम रहेगा। हम अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को नहीं मानते। इस बात पर जो है उन्होंने इस निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। चौथा पॉइंट है हमारा मुश्तरका माशी मकासद। मुश्तरका माशी मकासद पर बात करने से पहले हम मईशत की बात कर लेते हैं कि माशी किसे कहा जाता है, मईशत किसे कहते हैं। माशी मकासद, मईशत होता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आमदनी का जरिया, ये चीज होती है मईशत। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपका तिजारत का तवाज़ुन कि आप कितना खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये आपकी मईशत होती है। तो माशी मकासद भी नज़रिए को फॉर्म करते हैं, नज़रिए की तश्कील में अपना किरदार अदा करते हैं। मुश्तरका माशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी, जंग आज़ादी कब हुई? 1857। यहाँ पर हम इस बात को मेंशन कर लेंगे, जंग आज़ादी कब हुई? 1857। मुश्तरका माशी 1857 जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदुओं ने अंग्रेजों को ये बात समझाई कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज्यादा था और मुस्तकबिल में मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेजों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता गया और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया कि तमाम वजूहात के होते हुए भी मुसलमानों ने अपने नजरिए को ना छेड़ा। तो क्या हुआ कि जब किसी की मईशत कमजोर हो जाती है तो कौम कमजोर हो जाती है। तो अंग्रेजों ने इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया कि मुसलमानों को जो है वो इग्नोर किया गया, उनको नजरअंदाज किया गया। वो आला तालीम याफ्ता और एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, वो जॉब्स है वो हिंदुओं को दे दी जाती थी। हालांकि वो उनसे तालीम में कम थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था, इतना तजर्बा नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को वो जॉब्स नहीं दी। मुसलमानों को जो है वो सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, स्पेशली आर्मी से निकाल दिया गया। किस वजह से कि मुसलमान जो है माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएं और हमारे गुलाम बनने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन मुसलमानों ने सारी सख्तियां झेली लेकिन अपने नजरिए को ना तब्दील किया। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है मुश्तरका सकाफती मकासद। सकाफती मकासद पर बात करने से पहले हम बात कर लेंगे सकाफत किसे कहते हैं। सकाफत आपके जुबान, आपका लिबास, आपके त्यौहार, आपकी आदत, आपका माशरती रवैया, ये सारी चीजें सकाफत में शामिल होती हैं। मुश्तरका सकाफती मकासद की बुनियाद पर किसी कौम का नजरिया जन्म लेता है। जब सकाफत एक जैसी होती है तो उनका नजरिया भी एक जैसा ही होता है। अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे के वक्त उर्दू को सरकारी जुबान की हैसियत हासिल थी, क्योंकि इस वक्त उर्दू लश्करी जुबान है और इसका जो है उर्दू जुबान का जन्म भी मुसलमानों के दौर हुकूमत में हुआ। तो ये इस वजह से उर्दू ही जो है वो सरकारी जुबान थी। बरतानी हुकूमत में जब हिंदू का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा
तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्म खत में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था। तो यहाँ पर जो है उर्दू का रस्म खत कौन सा है? अरबी का है, और ये अरबी रस्म खत में लिखी जाती है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्म खत में लिखी जाती है। उर्दू लिखी जाती है उर्दू अरबी रस्म खत में लिखी जाती है। रस्म खत से मुराद क्या है? लिखने का तरीक़ेकार, और हिंदी जो है वो देवनागरी रस्म खत में लिखी जाती है। तो ये जो है देवनागरी निज़ाम जो है रस्म खत में लिखी जाती है, लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा देने का मुतालबा किया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मजीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। उनको ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहे तो हमारा जो तशख़्ख़ुस है, हमारी जो पहचान है वो बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि उर्दू की जगह हिंदी को लाया जा रहा था। इसका हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो नज़रिए की अहमियत है कि नज़रिए की अहमियत क्या है। हमने शुरू में इस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और उसके बाद हमने नज़रिए की डेफिनेशन पढ़ी कि नज़रिया किसे कहा जाता है। उसके हमने लफ्जी और इस्तिलाही मानी पढ़ी, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी, और उसके माखज़ पढ़े कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर नज़रिया फॉर्म तश्कील पाता है, वजूद में आता है, और उसकी भी हमने डिटेल पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं नज़रिए की अहमियत। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। लोग क्या सोचते हैं वो उनके नज़रिए से नजर आता है, उनका जो अक्स है वो उनके नज़रिए में नजर आता है। दूसरा पॉइंट है अक़वाम इसी वजह से जिंदा नजर आती हैं। हम मिली नग़्मे में हम कहते हैं कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। जिंदा कौम से क्या मुराद है? जिंदा कौम उस कौम को कहा जाता है जिसका नजरिया जिंदा हो, जिसकी सोच जिंदा कौमों वाली हो। तो जिंदा किस चीज से नजर आती है कौम? अपने नजरिए की बुनियाद पर, अपना नजरिया जो अपने नजरिए पर अमल पैरा होते हैं वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं। नजरिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक व फराइज की वजाहत करता है कि आपकी हकूक क्या है, आपके फराइज क्या है। ये कौन बताता है? आपका नजरिया बताता है। जैसे कि नजरिया पाकिस्तान क्या है? नजरिया इस्लाम है। इस्लाम हमें बताता है कि हमारे हकूक क्या है और हमारे फराइज क्या है। एक शख्स का जो हक है वो दूसरे का फर्ज होता है, और जो दूसरे का फर्ज है वो पहले का हक बनता है। तो हकूक व फराइज का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये साथ है, ये हमें किस चीज से पता चलता है? हमारे नजरिए से। नजरिया कौम को मुत्तहद रखने में कामयाब होता है। नजरिया हम चूंकि पीछे डिटेल में पढ़ के आए कि नजरिया वो कॉमन सोच होती है, मुश्तरका सोच होती है, मुश्तरका पॉइंट होता है, इस पर कौम मुत्तफिक होती है। तो इस वजह से नजरिया ही किसी कौम को मुत्तहद रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ कि नजरिया मकासद के हुसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। जब आपके पास कोई एक आला नजरिया और कोई एक मकसद होता है तो इंसान उस मकसद को हासिल करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर नजरिया ना हो तो कोई भी इंसान जो है वो किसी भी मकसद के लिए वो जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करता। नजरिया मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हुसूल को यकीनी बनाता है। वो इस बात को यकीनी बनाता है इंसान के अंदर, उसको हासिल करने का एक जज्बा पैदा करता है कि हमने इस मकसद को हासिल करना है, और वो वही सोच होती है, वो मकसद होता है, और उसको हासिल करने को यकीनी बनाता है। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी इजादात हुई, इसके पीछे कोई नजरिया आता है कि हमने ये करके दिखाना है। तो उन्होंने करके दिखाया, उसको मोटिवेट कौन कर रहा था? उसका अपना नजरिया। कुव्वत मुहर्रिका भी हम इसको कहते हैं कि मोटिवेटिंग फोर्स, इंग्लिश के अंदर हम इसके लफ्ज यूज करते हैं, और उर्दू में हम इसको कुव्वत मुहर्रिका कहते हैं कि आपका जो जज्बा है, आपका जो मकसद है, वो आपको मोटिवेट करता है कि बस अब थोड़ा और इस तरह से आप अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। नजरिया इनकलाब को जन्म देता है, उसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। नजरिया जो है वो रूटीन से हटकर
राहें निकालता है कि आप एक जो प्रॉपर वे, एक जो तरीका जो सदियों से चला आ रहा होता है, नजरिया आपको कहता है कि जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से जाएं, आप स्मार्ट वे से भी जा सकते हैं, आप एक चीज को अचीव कर सकते हैं। तो नई राहें, नई सोच भी हमें नजरिया देता है। कोई भी नजरिया फौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाकयात काम कर रहे होते हैं। आपका कोई भी मकसद होता है कुछ, तो इसके पीछे एक लंबी थ्योरी होती है, हादसा एकदम नहीं होता, ठीक है, उसके पीछे काफी वजूहात होती हैं। तो ये जो नजरिया बनता है या कोई एक नया नजरिया वजूद में आता है, तो उसके पीछे काफी सारे हालात होते हैं, कुछ वाकयात होते हैं जो कि उस नजरिए को जन्म देते हैं। इस बात की वजाहत हम आगे वाले पॉइंट्स में करेंगे कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नजरिए को जन्म देते हैं और माशी में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। नजरिया कैसे वजूद में आता है कि जब किसी भी मुआशरा के अंदर जुल्म सितम शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो लोग जिन पर जुल्म सितम होता है, उनका नजरिया बाकी लोगों से फिर मुख्तलिफ हो जाता है कि हमने अपने आप को कैसे महफूज करना है, हम किस तरह जो है इन हालात से बाहर निकल सकते हैं। और जिन लोगों पर जुल्म हो रहा होता है वो उनका नजरिया उनकी निस्बत अलग होता है, जो लोग जुल्म का शिकार नहीं होते। लास्ट पॉइंट है हमारा इस पॉइंट का, और यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा कि बरसगीर पाक और हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक के उसूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेजों और हिंदुओं का जालिमाना रवैया था। यह कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसकी रीजन क्या थी, अंग्रेजों और हिंदुओं का जालिमाना रवैया। और यही वो रवैया था जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नजरिया वजूद में आया। हम पीछे बात करके आए कि जब एक तबका दूसरे तबके पर जुल्म सितम करता है तो उनका नजरिया उस तबके से मुख्तलिफ हो जाता है और वो लोग जो है अपने नजरिए को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नजरिए के पस पर्दा तारीख, रिवायात, रस्म रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मजहब जैसे अनासर शामिल होते हैं। यही अनासर किसी भी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हैं। इसी से पता चलता है कि वो नजरिया कितना अहम है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो नजरिए की अहमियत के। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।